सभी सुन पा रहे हैं बेटा आप मुझे? हेलो। यस सर। ओके बेटा, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट सीट पर मूव करते हैं। और हमने अभी जो पढ़ा था वो इमेज, हाउ टू फाइंड इमेज, एक क्वेश्चन के थ्रू भी कर लेते हैं। जैसे फाइंड इमेज ऑफ अ पॉइंट 132 इन द प्लेन मिरर x माइनस 2y माइनस 2z माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये एक नॉर्मल है, और इस नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, यदि हम प्लेन से देखें तो 1, -2 और -2 है। फिर एक पॉइंट है जिसे मैं यहाँ ले सकता हूँ। हमें ऑलवेज बेटा ये जरूर चेक कर लेना चाहिए कि ये पॉइंट प्लेन पर तो नहीं है। जैसे 1, 3, 2 यहाँ पर रख के देखेंगे तो ये प्लेन मतलब जीरो नहीं शो करेगा, इसका मतलब प्लेन पर नहीं है। क्योंकि कई बार ये लोग ऐसा भी दे देते हैं वो प्लेन पर ही होता है। जैसे बोर्ड लेवल पर भी मैंने क्वेश्चन देखा था इस तरह का एक बार। तो वो सेल्फ इमेज बन जाता है, वो अपनी इमेज खुद ही बन जाता है। फिलहाल क्या होगा कि हम इसे ऐसे करके ले जाएंगे नीचे, और ये कहीं इस तरह से आएगा। वही मैं बिल्कुल जैसे मैंने आर्टिकल में समझाया था वैसे यहाँ पर समझा रहा हूँ, और थोड़ा क्विकली हम लोग करेंगे। ये बी पॉइंट है, और इसको मैं x2 y2 और z2 लेने वाला हूँ। आप ये देखिए, बी इज इमेज ऑफ ए इन प्लेन मिरर। इक्वेशन ऑफ ए बी के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, जो आप मुझे क्विकली लिखवा सकते हो। पासिंग पॉइंट ये लगेगा, डायरेक्शन रेशियोज ये, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है बेटा। तो x-1/1, y-3/-2, z-2/-2। यहाँ मैंने कहा था आपको, एक कोई भी आप एक स्केलर वैल्यू मानेंगे, एंड एज r lies at line, so taking its coordinate s। तो r के कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे ले रहे हैं बेटा? k+1 -2k+3 -2k+2। देखिए, k+1 -2k+3 -2k+2। अब r लाइज एट प्लेन, बिल्कुल वही स्टेप्स हैं आप देख रहे होंगे। प्लेन की इक्वेशन बेटा ये रही, ये पॉइंट वहां प्लेस कर दो। x की जगह पर k+1 -2 ऑफ -2k+3 -2 ऑफ -2k+2 -1 इज इक्वल टू 0। k+1 4k -6, 4k -4 -1 इज इक्वल टू 0 बेटा। ये हमारे पास 9k हो जाएगा बेटा। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और इधर हमारे पास 10। तो k की जो वैल्यू बचेगी मेरे पास वो 10/9, आप समझ रहे होंगे। तो इससे r के कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएंगे 10/9 +1 -20/9 +3 -20/9 +2। मैंने ये बेटा वैल्यू यहाँ पे रखी है और एडिशन वगैरह किया है। अब 19/9, 7/9, -2/9। अब आप ये देखो कि x2 + 1/2 इज इक्वल्स टू 19/9। मैंने कुछ लिखा नहीं है इसके बारे में, आप मुझे बताओगे कैसे आ रहा है? समझ में आ रही है बात? हमने आपको कहा था कि r इज मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। तो मिड पॉइंट के लिए क्या करें? x2 + 1/2 और इज इक्वल्स टू, ये फर्स्ट वैल्यू हो गई। लेकिन आगे से ना थोड़ा सा इसको हम लोग डायरेक्टली किया करेंगे। जैसे हमें कहीं मिड पॉइंट निकालना पड़े तो ये पूरा फॉर्मूला यूज ना करके
जो सेकंड एंड होता है उस पर हमें क्या करना चाहिए, सिर्फ 2 की मल्टीप्लाई कर लो, है ना। और 2 की मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट में 2 की मल्टीप्लाई करके जो गिवन पॉइंट है उसे सब्ट्रैक्ट कर लिया करो, तो उससे डायरेक्ट हो जाएगा। जैसे आर के कोऑर्डिनेट हम लोग ना लिखते चले जा सकते हैं, जैसे 38/9 - 1, फिर ट्वाइस ऑफ कर लो, 14/9 - 3, और -4/9 - 2, ऐसे करके। तो आप क्विकली इसको एक्सेस कर पाओगे। 29/9 -13/9 और -22/9, इस तरह से बेटा ये मिड पॉइंट आ जाएगा। तो सॉरी, मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग, इसकी बात कर रहे हैं ये। तो क्लियर है बेटा ये बात? थोड़ा सा मैंने लिखने में जरा ऊपर लिख दिया इसको। ये क्यू के कोऑर्डिनेट है, बी के मतलब नॉट अ बिग डील, आप इसे इजीली कर सकते हैं। आर हमारे पास है, अब मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके बट हम लोग बी के कोऑर्डिनेट ला सकते हैं ना, बताइए। क्लियरली आप इसको समझ रहे होंगे। कोई मुश्किल है तो मुझे बताएंगे बेटा। अब इसको देख लीजिए, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताइए। यहाँ x2 38/9 - 1, ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, इस तरह से ये कोऑर्डिनेट हमारे आ जाएंगे। नेक्स्ट पर मूव करें बेटा हम लोग, समझ में आ गया हो तो ये वाला। थोड़ा स्फीयर भी हम लोग देखेंगे, और प्लेन को लेकर भी अभी एक दो पॉइंट और हैं, उनको और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर मूव। एक बेटा ये लिख लो आप, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू प्लेन्स, ये वाला और लिख लीजिए, छोटा ही आर्टिकल है। जैसे मान लो इस तरह से है, मैं 2D फिगर बना लेता हूँ। ये प्लेन रहा होगा ऐसे करके कुछ, ऐसे ये रहा होगा। तो ये हमारे पास जो एंगल बाइसेक्टर है वो भी एक प्लेन आएगा, मतलब प्लेन का एंगल बाइसेक्टर प्लेन ही हो सकता है। जैसे ना मान लो मेरे पास दो पेजेस हैं, आप देखिए इस तरह से, जैसे ये दो प्लेन है, तो इसका जो एंगल बाइसेक्टर रहेगा वो भी एक थर्ड प्लेन ही तो रहेगा, इस तरह से। जैसे ये ऐसा है तो इस तरह से वो एक प्लेन है, और जो लाइन होते हैं, लाइन का एंगल बाइसेक्टर लाइन होता है, और प्लेन का एंगल बाइसेक्टर प्लेन होगा। तो मान लीजिए मेरे पास दो प्लेन दे रखे हैं उन्होंने, E1 जिसमें हम A1x B1y C1z प्लस D1 = 0 ले लें, और ये A2x B2y C2z प्लस D2 = 0 ले लें। तो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्लेन जो आएगा, उस पर हम कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं बेटा, सीधे इसका फॉर्मूला लिखा देते हैं, प्लस C1z प्लस D1 डिवाइडेड बाय, ये आपको याद आ रहा होगा 11th में आपने ऐसा पढ़ा होगा, = प्लस माइनस A2x B2y C2z प्लस D2 एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ A2² B2² प्लस C2²। प्रूफ नहीं दे रहे हैं बेटा इसका हम, जरूरत नहीं है उसकी। सीधे सीधे आप देखो कितना सिंपल फॉर्मूला है, फर्स्ट प्लेन डिवाइडेड बाय डायरेक्शन रेशियो स्क्वायर सम विद स्क्वायर रूट। ऐसे ही सेकंड, ये एक बार आप प्लस लेंगे एक प्लेन आ जाएगा, एक बार आप माइनस लेंगे दूसरा। दो क्यों होते हैं बेटा? क्योंकि दो ही एंगल होते हैं, एक एंगल मान लो ये है तो एक तो ये प्लेन हो गया, और एक एंगल ये भी तो होगा, इफ प्लेन्स आर नॉट म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो एक एंगल एक्यूट है तो दूसरा ऑब्ट्यूज होगा। तो एक तो होता है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर प्लेन, और एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर प्लेन। अब वो यदि ओरिजिन कंसिडरेशन या फिर किसी पर्टिकुलर पॉइंट को वो कंसिस्ट करता है, तो फिर हमें उस पॉइंट पर दोनों प्लेन्स के साइन सेम रखने पड़ते हैं। एक नोटेबल बात यह है, कीप साइन ऑफ D1 एंड D2 सेम। तो ये नोटेबल पार्ट है इसका।
और वो आपसे कहें कि भाई लेट फाइंड द बाइसेक्टर प्लेन या इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्लेन ऑफ द रीजन विच कंसिस्ट अ पर्टिकुलर पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो प्लेन है पहले उसमें d1 d2 का साइन सेम करेंगे और इस पॉइंट को रख कर देखेंगे। अगर जो दोनों के सेम साइन है, ये मैं बस डिस्कशन कर रहा हूँ बेटा, लिखवा नहीं रहा हूँ, इसलिए बहुत ही ध्यान से समझ लें और सुन लें। ये जो दोनों प्लेन है उसमें d1 d2 के साइन सेम करिए, इस पॉइंट को रख कर देखिए। अगर जो दोनों प्लेन इस पॉइंट के लिए सेम साइन रिटर्न करते हैं, सेम साइन रिटर्न करने से मतलब क्या है कि जब आप इस पॉइंट को इस प्लेन पर रखोगे तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू अपीयर होगी, उसका साइन, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैग्नीट्यूड बट इन साइन। अगर जो वो साइन सेम है तो आप यहाँ पर पॉजिटिव साइन लेंगे, और यदि वो साइन ऑपोजिट है ऑन दिस पॉइंट तो यहाँ नेगेटिव लेंगे। ये बात हम सिर्फ डिस्कशन में ला रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लें बेटा। प्रूफ मैं इसका नहीं दे रहा हूँ, थोड़ा लेंदी है, मतलब लेंदी भी नहीं इतना, लोकस पर डिपेंड करता है, लेकिन फॉर्मूले से काम चल जाएगा हमारा। कोई प्रॉब्लम बेटा, समझ में आ रहा है? लास्ट टॉपिक, लास्ट चीज आपने जो बताई वो और बता दीजिए फिर से समझ लो साइन बेटा। के बारे में देखो। तो फिर आप एक काम करते हैं, हम लोग लिख लेते हैं इसको, है ना, लिखते लिखते ही समझेंगे। देखो कि इफ वी आर आस्क्ड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर of the region having a particular point अल्फा बीटा गामा, सॉरी यहाँ 3D पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ये गामा भी लगा लीजिए। देन after having sine of d1 and d2 same, check the sign of equations of plane on these, on this point. If same sign, then positive, otherwise नेगेटिव। बेटा ये मैंने आपको बातें बताई थी, मैं एक बार फिर से क्लियर करना चाहूंगा कि अगर जो उन्होंने कहा कि भाई फाइंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दीज टू प्लेन्स विच कंसिस्ट अ गिवन पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, तो आपको फॉर्मूला तो ये है ही है अब, लेकिन इसमें से एक चॉइस लेनी है हमें कि हम प्लस लें या माइनस लें। तो उसके दो स्टेप आप फॉलो करोगे। एक तो d1 d2 के साइन सेम करोगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। उसके बाद फिर उन प्लेन्स में इस पॉइंट को रखोगे, एक न्यूमेरिकल वैल्यू अपीयर होगी। यदि वो दोनों सेम साइन के मिलते हैं, चेक द साइन, है ना, इफ सेम साइन देन पॉजिटिव साइन के साथ आप लोग आंसर को फाइनलाइज करोगे। और यदि नेगेटिव मतलब ऑपोजिट मिलते हैं तो नेगेटिव साइन के साथ करोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन के थ्रू बेटा हम लोग इसको यस डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट सीट पर हम लोग मूव कर रहे हैं, ये सीट आपको मिलेगी। आप इन सीट्स को बाद में देखते होगे ना, अभी थोड़ी ना देखते होगे कुछ भी। सर, कुछ कुछ नोट कर लेते हैं। हाँ चलिए, मेरा मन था काफी आपको इस बार बुलाने का, थोड़ा सा क्लास में ही बुलाएं, बट फिर से सारी प्रॉब्लम्स आ गई। चलिए हम लोग नेक्स्ट सीट पर मूव करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे x प्लस 2y माइनस जेड माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और 4x प्लस 3y प्लस जेड और प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। फाइंड इक्वेशन ऑफ
angle bisector plane of the region having the point 2,2,2। तो पहले आप प्लेन 1 देखिए, हम इसे -x -2y +z+1 करके रिराइट कर रहे हैं बेटा। आप समझ रहे होंगे क्यों, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था इसलिए। अब एट 2,2,2 p1 -2 -4 और +2 +1 it is negative. We are not interested in magnitude. Plane 2 4x plus 3y plus z plus 2 is equals to 0 at 2,2,2। जो p2 होगा आपका वो 4 × 2 3 × 2 +2 पॉजिटिव हो गया है। तो आप देख रहे होंगे ऑपोजिट साइन है। सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन क्या आ जाएगा बेटा, पहला प्लेन लिखिए, लेकिन अब ऑपोजिट ये वाले साइन के साथ लिखेंगे। अब नया प्लेन ये है हमारे पास, -2y + z+1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू। नाउ इट इज क्लियर टू अस। अब यहाँ माइनस लेने वाले हैं, और जहां माइनस आ जाए वहां ब्रैकेट जरूर ले लो, वरना इसकी मल्टीप्लिकेशन छूट जाती है, और ये मैं बहुत बच्चों के साथ देखता हूँ, ये दिक्कत हो जाती है इसमें। अब प्लेन 2 लिखिए, 4x 3y + z+2 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर और +1 स्क्वायर। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग बस, अब कैलकुलेशन में छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैंने इस तरह का डेटा नहीं लिया जो स्क्वायर रूट परफेक्ट आ जाए, ये बहुत भारी भरकम बन जाएगा। तो इस तरह से आप होगा, मतलब मैं प्रोसेस जो समझाना चाह रहा था वो ये है। समझ में आ गया बेटा? यस सर। अब वो ओरिजिन हैविंग भी हो सकता था, या और भी कोई पॉइंट, जैसे मैंने अदर देन ओरिजिन लिया, वो ओरिजिन ले सकते थे। इस तरह से आपको समझना होगा। ठीक है, यस सर। चलिए बेटा, अब हम लोग इसमें प्लेन का ऑलमोस्ट कंप्लीट है, और फैमिली ऑफ प्लेन्स और देख लें लास्ट में, फिर उसके बाद में हम लोग आगे मूव करेंगे स्फीयर पे। नेक्स्ट सीट ले रहा हूँ बेटा। तो काफी सारा मैटर है एक्चुअली प्लेन में। फैमिली ऑफ प्लेन्स बहुत अच्छा टॉपिक है, बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आना इससे, समझ लीजिए बेटा। मान लीजिए मैं एक लाइन के थ्रू प्लेन दिखा रहा हूँ, दो इंटरसेक्टिंग प्लेन है। तो लाइन तो एक पॉइंट के थ्रू इंटरसेक्ट करते हैं, और प्लेन एक लाइन, उनकी इंटरसेक्शन लाइन होती है, मतलब क्योंकि यहाँ भी प्लेन होगा ना इस तरह से पीछे। तो जो दो प्लेन का इंटरफेस है, जैसे मान लो मैं आपको फिर से दिखाऊं, मान लो यही है, ये प्लेन है, ये एक प्लेन है, और ये ऐसे करके कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये आगे स्पान है इसका भी, इसका नीचे स्पान है। तो जो उनका कॉमन इंटरफेस होगा वो एक लाइन होगी। तो एक तरह से कॉमन इंटरफेस बिटवीन टू प्लेन्स इज लाइन ऑलवेज। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लेट P1 A1x B1y plus C1z plus D1 is equals to 0, and P2 A2x B2y plus C2z plus D2 is equals to 0 be two intersecting planes. Then through their line of intersection, infinite planes can pass. The equation of these planes is
written as P1 plus lambda P2 is equals to 0। ये आपने बेटा 2D ज्योमेट्री में जब स्ट्रेट लाइन लास्ट ईयर पढ़ा होगा, तो दो इंटरसेक्टिंग लाइंस के थ्रू भी इनफाइनाइट लाइंस जा सकते हैं इस तरह से, और उनकी इक्वेशन L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल्स टू 0, जहां लैम्डा कोई भी रियल नंबर है लेकिन जीरो नहीं हो सकता। एक्चुअली जीरो होगा तो फिर ये एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ लैम्डा कोई भी एक रियल नंबर है, बट लैम्डा जीरो नहीं होगा बेटा। अच्छा, मैं मुझे कुछ याद आ रहा है, जैसे सर्किल्स की आपने पढ़ी होगी, वो S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल्स टू 0 है। दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स यदि हैं तो उनसे भी बहुत सारे प्लेन जा सकते हैं, सॉरी सर्कल्स जा सकते हैं। यहाँ दो पॉइंट हम लोग रेस्ट्रिक्ट करते हैं, दो वैल्यू, इसलिए मैं एक्चुअली बता रहा हूँ। एक तो लैम्डा तो आर को बिलोंग करेगा ही, लेकिन एक तो लैम्डा जीरो नहीं होगा और -1 भी नहीं होगा, क्योंकि जीरो से तो ये खत्म हो जाएगा। और -1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि उससे एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि सर्किल की इक्वेशन जो होती है वो इस तरह की होती है। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाए, सॉरी, तो आने वाली स्ट्रक्चर 2 डिग्री बचेगी नहीं, वो तो 1 डिग्री हो जाएगी। दैट्स वाई, मतलब मुझे साथ में याद आ गया, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा मेमोरी में वापस आपकी लाया, कि आपने पढ़ा ही होगा सारा। तो ये बेटा आप याद रखिए। अब हम जो ये लैम्डा की इक्वेशन लाएंगे, लैम्डा की वैल्यू सॉरी, वो वहां पर जो भी एक पर्टिकुलर प्लेन को लाने के लिए एक हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, उसका यूज करेंगे हम लोग, और क्विकली हम लोग इसकी इक्वेशन ले आएंगे। तो ये आप नोट कर लीजिए पॉइंट, और फिर मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाता हूँ। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है इसमें, अच्छे क्वेश्चन मिल जाते हैं। बस थोड़ा स्पेयर कराने के बाद फिर हम लोग क्वेश्चन ही करेंगे, और नेक्स्ट जो शेड्यूल हमारा लगेगा उसमें भी एक क्लास हम लोग चाहेंगे कि क्वेश्चंस पर स्पेंड करें, फिर प्रॉबिलिटी शुरू करेंगे। आई होप वेल कि आपको क्लियर हो गया होगा। और अब हम लोग बेटा नेक्स्ट सीट पर मूव कर रहे हैं, और एक क्वेश्चन के साथ मूव कर रहे हैं। देखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the line of intersection of two planes x plus 3y plus 3z minus 1 equals 0 and 2x minus y minus z minus 1 is equals to 0. Find equation of plane passing through the line of intersection of two planes and parallel to a line x upon -1, y upon -2 और z upon 1। अब मतलब इसी में वो लैम्डा लाने के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन छिपी हुई है, लेकिन सबसे पहले हमें बहुत क्लियर लैंग्वेज में मैंने लिखा है कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, तो उससे हमें काफी हद तक समझ में आ रहा है कि रिक्वायर्ड प्लेन जो हम लोग लिखेंगे वो एक्चुअली P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन से जाने वाले प्लेन्स इसी से आते हैं। ये लिखना ना भूलें यदि आप सब्जेक्टिव कर रहे हैं। तो x प्लस 3y प्लस 3z माइनस 1 प्लस लैम्डा ऑफ 2x माइनस y माइनस z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, मैं इसको यदि कलेक्ट करूं थोड़ा, तो 1 प्लस 2 लैम्डा ऑफ x, 3 माइनस लैम्डा ऑफ y, 3 माइनस लैम्डा ऑफ z एंड माइनस ऑफ 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब ये प्लेन है, ये लाइन है। अब आप ये देखो कि प्लेन इज पैरेलल टू द लाइन, इट इंडिकेट्स नॉर्मल टू द प्लेन
इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। बात समझ में आ गई ना भाई? मान लो इस तरह से है और ये नॉर्मल था, अब ये तो प्लेन इसके पैरेलल है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। इट गिव्स अस कि इनके साथ जो परपेंडिकुलरिटी है, जैसे 1 + 2 लैम्डा इंटू -1, 3 - लैम्डा इंटू -2, फिर से 3 - लैम्डा इंटू 1, ये सब क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। वही A1 A2 प्लस B, देखो सब कुछ कितना काम आ रहा है जो हमने शुरुआत में पढ़ा है। ये रहा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। ये A1 A2 A इस तरह से मान लीजिए A1 B1 C1, और ये A2 B2 C2 या जैसे भी आप चाहें। अब -1 - 2 लैम्डा -6 + 2 लैम्डा +3 - लैम्डा इज इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो गया। तो देखना कितना बचा भाई, 3 - 7 -4, अब लैम्डा आ चुका है, तो रिक्वायर्ड प्लेन क्या आ जाएगा? रिक्वायर्ड प्लेन हमारा आ जाएगा -7x 7y 7z और +3 इज इक्वल टू 0, या 7x 7y 7z इस तरह से। तो ये हम लोग समझ सकते हैं। अब ये जो कंडीशन मैंने आपको इस तरह से दिया ना कि पैरेलल टू अ लाइन और लाइक इस तरह से, बिल्कुल सिंपल कंडीशन है। वो एक पासिंग पॉइंट की दे सकते थे आपको, वो परपेंडिकुलर टू टू प्लेन्स भी दे सकते थे, मतलब इसमें फिर कोई एंड नहीं है। वो कुछ और भी बता सकते थे, है ना? या आपको कह सकते थे कि लेट द रिक्वायर्ड प्लेन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द गिवन प्लेन। तो मतलब कुल मिला के बहुत सारी चीजें वहां पर हो सकती थी, मतलब इसमें कोई एंड नहीं है ना, कितनी भी वैरायटी हो सकती है कि वो इस लैम्डा को लाने के लिए क्या इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। बस आपने, क्योंकि बेसिक से मैंने आपको बिल्कुल एकदम सारी चीजें आर्टिकल के थ्रू बताई हैं, तो मैं समझता हूँ जैसी इन्फॉर्मेशन आएगी वैसा ही आप अपने आप को स्विच कर लेंगे। और हम क्वेश्चंस में भी इन बातों का ध्यान रखेंगे कि सभी तरह के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट इंक्लूड हों। ठीक है बेटा, समझ में आ गए क्वेश्चन सभी को अच्छे से? यस सर। ठीक है बेटा, सभी अच्छे से समझ लीजिए, जो भी नोट करना हो इसमें से देख लीजिए। हम फिर नेक्स्ट शीट पर और स्फेयर के साथ मूव करेंगे इस बार, फिर उसके बाद थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। ये परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन अच्छे से याद रखिए। क्यों हुआ ये मैंने फिर से एक छोटी सी फिगर बनाई है। ये प्लेन है, ये नॉर्मल है, और ये लाइन है जो मैं इससे दे रहा हूँ। ये सब चीजें अच्छे से देखिए। ये हमने P1 + लैम्डा P2 बनाया, कलेक्ट किया टर्म्स को, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, इसका नॉर्मल परपेंडिकुलर है, तो इनके डायरेक्शन रेशियोज के बीच में ये फॉर्मूला लगाया जो हमने डॉट प्रोडक्ट के साथ ही पढ़ लिया था। तो इससे लैम्डा आ गया, लैम्डा को वापस प्लेस कर दिया, उससे प्लेन आ गया। ये आई थिंक नॉट अ बिग प्रॉब्लम, आप इजीली समझ सकते हैं। तो ठीक है बेटा, नाउ वी आर मूविंग टू स्फीयर। स्फीयर एक 3D बॉडी होती है बेटा, और आप देखिए सर्किल तो एक प्लेन में बनता है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि अ पॉइंट मूव्स अराउंड अ गिवन पॉइंट विद अ फिक्स्ड डिस्टेंस इन अ प्लेन। वहां पर एक वर्ड लिखा जाता है इन अ प्लेन। तो इन अ प्लेन का मीनिंग है तो हम लोग इस तरह से यहाँ पर चलेंगे, लेकिन जब हम आपसे ये कहेंगे कि भाई अब इस बार हम जो डिस्टेंस या यूं कहिए कि मूवमेंट कर रहे हैं वो 3D में कर रहे हैं, तो पॉइंट भी कुछ इस तरह से हो जाएगा XYZ, सेंटर में भी कुछ एक्स्ट्रा आ जाएगा जैसे HKL हो गया, रेडियस तो मैं अभी भी R लिख सकता हूँ। तो ये डिस्टेंस जो हो जानी चाहिए वो x - h का होल स्क्वायर, y - k होल स्क्वायर
जेड माइनस एल का होल स्क्वायर और इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो यहाँ कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, ये सर्किल था, ये स्फेयर है। बहुत थोड़ी सी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा स्फेयर की, ज्यादा नहीं है, और मेंस में आता है, एडवांस में भी नहीं आता है, सिर्फ मेंस में आता है, या वेलोर में कभी कभी क्वेश्चन दे देते हैं VI2। तो ये स्फेयर की इक्वेशन है 3D में। स्फेयर आप समझ रहे होंगे बॉल होगा और वो रिंग होगा। जो सर्किल है वो वायर से बनाया जा सकता है, ये बॉल होता है। तो ये 3D बॉडी है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है बेटा। यदि मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस काइंड ऑफ स्फेयर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो नॉट अ बिग प्रॉब्लम, आप मुझे बता दोगे कि इस तरह के स्फेयर का जो सेंटर है वो 0 0 0 है, और जो रेडियस है वो बेटा आर है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इसमें आपको दो फॉर्म और याद रखनी होंगी। एक हम लोग लिखेंगे जनरल फॉर्म, उसको मैं डायरेक्ट लिखवा रहा हूं आपको, कोई हम डिस्कशन नहीं कर रहे इसमें। 2ux 2vy 2wz प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। इसका जो सेंटर होता है वो -u -v -w होता है, और इसकी जो रेडियस होती है, अब मुझे बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ याद आ रहा होगा सर्किल का, और उससे आप इसको लिंक भी कर रहे होंगे, यार वहां भी ऐसा ही कुछ पढ़ा था हमने। वहां यदि हम लोग इसको एच के कहते थे तो वहां -g-f हो जाता था, और यहाँ पर g² + f² - c हो जाता था। आ रहा है ना बेटा यार, इस तरह से। यस सर। तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी इसको समझने में। ये इक्वेशन आप याद रखेंगे। ऐसे ही आप जब बीटेक में पहुंच जाएंगे तो सिलेंडर पढ़ेंगे, कोन पढ़ेंगे 3D ज्योमेट्री में, सॉलिड कोन सॉलिड सिलेंडर, तो उनकी इक्वेशन भी 2 डिग्री में कंप्लीट लिखी जाती है। बड़ी इक्वेशंस होती हैं, कोन की सबसे बड़ी इक्वेशन है। तो ये जनरल फॉर्मेट है। इसके बाद हम लोग एक और फॉर्मेट पढ़ेंगे, व्हेन एंड पॉइंट ऑफ एनी डायमीटर बी गिवन। मान लो जैसे ये स्फेयर है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये x2 y2 z2 है, ए का हो गया x1 y1 z1, और वो कहता है भी इसका इक्वेशन लाइए। वैसे तो हम लोग वैसे भी ला सकते हैं, इसका मिड पॉइंट ले आएंगे, सेंटर हो जाएगा, और इनके बीच का डिस्टेंस लाके हाफ ले आएंगे, रेडियस हो जाएगा, और यहाँ प्लेस कर देंगे। लेकिन हम डायरेक्ट कैसे लाए, जो आप 11th में करते थे वही यहाँ पर कीजिए। ये 90 है भाई, जो सेमी सर्किल की इक्वेशन है वही, सेमी सर्किल की कंडीशन है वही हेमिस्फीयर की भी है। यहाँ एक वेरिएबल पॉइंट एज्यूम कर लो x y z। अब आप मुझे बताओ कि AP परपेंडिकुलर टू BP होगा कि नहीं? श्योर होगा। अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ AP यस। क्या होगा, बस ये और बता दो आप मुझे। ये सबसे पहले पढ़ा था हमने, है ना बेटा, जब हमने स्टार्ट ही किया था तभी हमने दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन रेशियो कैसे लाते हैं ये पढ़ा था। और ये था कि वी टेक देयर डिफरेंस लाइक x - x1 y - y1 z - z1, direction ratios of BP y - y1 sorry x2 minus x - x2 y - y2 एंड z - z2। अब आप देखो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इन्हीं की इक्वेशन लिख दूंगा मैं, x - x1 x - x2 दिस इनटू दिस, फिर प्लस b1 b2 y - y1 y - y2 z - z1 और z - z2 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर होगी। समझ में आई बेटा बात? नहीं, ये तो एकदम सिंपल। यस हमारे सर। पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म है, ये डायमेट्रिक फॉर्म है,
इसकी वेक्टर फॉर्म भी होती है, लेकिन वो हम डिस्कस नहीं कर रहे, वो नहीं आती कभी भी। ये सिंपल हमें करना रहेगा। इसे एक बार पढ़ लीजिए। तो पढ़ लिया बेटा, और चीजें समझ में भी आ रही होंगी। अब इसी में हम लोग एक और पढ़ते हैं बात, देखिए, इक्वेशन ऑफ सर्किल इन 3D। अब इक्वेशन ऑफ सर्किल इन 3D कैसे पढ़े भाई? अब देखो, जैसे एक बॉल है, ये हमारे पास बॉल है ना। इस बॉल को मैं एक प्लेन ले रहा हूँ, ऐसे करके। मेरे हाथ में एक बॉल है, एक मैंने प्लेन लिया और इसको ऐसे करके कट कर दिया, तो इधर अलग पार्ट हो गया, इधर अलग पार्ट हो गया। अब स्फेयर का जो पार्ट इस प्लेन के साथ कॉमन इंटरफेस में है, वो तो सर्कुलर होगा ना। अब एक प्लेन जो इसको ऐसे करके काट रहा है, तो ये जो पार्ट बचा हमारे पास, ये वाला, ये सर्किल होता है। तो अब हम बात करते हैं कि फिर सर्किल की इक्वेशन कैसे लिखी जाए 3D में। तो फिर तो बेटा ये तो दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो गया। मान लो मैंने एक स्फेयर लिखा, 2ux 2vy 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0, और एक प्लेन ले लेता हूं, मान लीजिए ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। अलग अलग तो ये एक स्फेयर है और एक प्लेन है, लेकिन जब मैं इसको ऐसे करके लिखूंगा, s इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू p, या मैं s यहाँ एक ब्रैकेट लगा दूं इस तरह से, तो बेटा सिमल्टेनियसली वी नो इट एज अ सर्किल। तो इसको हम लोग एक सर्किल कहेंगे, ठीक है बेटा। सर्किल कब कहेंगे? जब इन दोनों को सिमल्टेनियसली पढ़ेंगे। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि अभी आप 11th में जो पढ़ के आए हो वो L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0, ये फैमिली ऑफ लाइंस है। अब मैं आपसे पूछूं यार ये क्या है, एक लाइन, ये क्या है, दूसरी लाइन। लेकिन अगर जो मैं आपसे कहूं L1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू L2 क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? L1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू L2 का आप कैसे रीड करेंगे, प्लीज बताइए, आई एम वेटिंग। तो व्हाट इज क्या बताना साइमल्टेनियस? सर? बेटा मैं पूछना चाह रहा था कि यदि आपको L1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू L2 वाइल L1 L2 भी टू लाइंस, तो फिर इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को आप क्या पढ़ेंगे? मतलब वो क्या है? पैरेलल लाइंस। नहीं बेटा, जब L1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू L2 है, तो वो एक पॉइंट होता है, पॉइंट। व्हाट इज साइमल्टेनियस बिटवीन दीज टू? दे आर एक्चुअली साइमल्टेनियसली इक्वल टू 0 फॉर व्हाट? फॉर अ कॉमन पॉइंट। तो जब हमें दो डिफरेंट स्ट्रक्चर या दो सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स एक ही जीरो के लिए इक्वल लिखी जाती हैं, तो व्हाट इज कॉमन बिटवीन देम? दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस स्ट्रक्चर। तो जब मैं आपसे कहूंगा कि ये कहा मैंने बस ये एक लाइन है अलग से, ये एक लाइन है, लेकिन ये एक पॉइंट है, पॉइंट है ना। मान लो मैं आपसे कहूं कि x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू x प्लस 4y, तो ये एक पॉइंट है बेटा, ये लाइन की एग्जिस्टेंस तो खत्म हो चुकी है। अब मैं क्या करूं फिर इसका, मैं पॉइंट कैसे बनाऊं? ऐसे करके। तो एक बार एडवांस में इस तरह से दे दिया था उन्होंने। अब मैं यहाँ सब्ट्रैक्ट करूंगा, माइनस वाई माइनस 1, वाई इक्वल माइनस 1 और x इज इक्वल टू 4। तो इस पूरे स्ट्रक्चर का मतलब है 4 कॉमा माइनस 1, और कुछ नहीं। ना मैं इसका यूज कर सकता हूँ, ना मैं इसका यूज कर सकता हूँ।
सिर्फ इसका यूज कर सकता हूँ। तो एक बार इस तरह का क्वेश्चन आया था, उन्होंने पूरा डिस्क्राइब कर रहे थे, एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट, फिर ऐसे लिखा हुआ था, लाइक ऐसे करके। तो पासिंग थ्रू पॉइंट को उन्होंने ये लिखा। ऐसे ही मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि ये अलग इंडिविजुअल लेवल पर एक स्फेयर है, ये अलग इंडिविजुअल लेवल पर एक प्लेन है, लेकिन जब मैं उन्हें एक साइमल्टेनियसली एक ही जीरो के को लिखता हूँ, तो व्हाट इज कॉमन बिटवीन देम, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस स्ट्रक्चर। और वो मैंने आपको अभी बताया कि यदि एक बॉल है और मैंने उसे एक प्लेन से कट किया, तो जो प्लेन और स्फेयर का कॉमन एरिया है, उसे आप इमेजिन करके देखिए कि वो क्या रहा होगा। वो एक्चुअली एक सर्किल रहा होगा। तो आगे से यदि कोई मुझसे पूछे कि भाई सर्किल की इक्वेशन 3D में क्या है, तो आप ये बताएंगे। मतलब मैं इसे पूरा लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2ux 2vy 2wzd इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू ax प्लस by प्लस cz प्लस t। ऐसे करके लिख देता हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ एक बात नोटेबल है, इफ सर्किल is along diameter of sphere, then it is known as great circle। ये आपको याद रखना है। तो ग्रेट सर्कल का कंसिडरेशन यदि कभी आता है, तो समझो हमने बॉल को बीच में से काटा होगा बिल्कुल। उस समय पे क्या होगा कि दैट इज रेडियस ऑफ सर्किल इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ स्फीयर। उस समय पे रेडियस ऑफ स्फीयर के इक्वल हो जाएगा रेडियस ऑफ सर्किल। ये बेटा ग्रेट सर्किल का कंसेप्ट होता है। इसे समझिए, पढ़िए। कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे बताइए। पढ़ो बेटा, क्लियर है सभी को अच्छे से? बेटा कुड नॉट हियर यू वेल। बेटा प्लीज फिर से कहिए। स्फीयर को बीच से काट दिया तो हेमिस्फीयर जो बनेगा। हाँ, हेमिस्फीयर जब वो बन जाता है, तो उस समय जो उसका सर्कुलर पार्ट होता है, जो उसका सर्कुलर इंटरफेस है ऊपर वाला, उसको हम ग्रेट सर्किल कहेंगे। उस रिंग को हम ओके ग्रेट सर। सर्किल कहेंगे। ठीक है ना? ये है। अब जहां तक मैंने क्वेश्चंस देखे हैं अभी तक मेंस के, यदि आया भी है कोई क्वेश्चन, तो वो इसी सर्किल की रेडियस लाने के लिए कहा जाता है हमसे। तो हम एक क्वेश्चन के थ्रू उसको समझेंगे, ना कि पूरा आर्टिकल। तो बेटा मैं नेक्स्ट शीट पर मूव कर रहा हूँ और एक क्वेश्चन लेके आपको इसकी रेडियस और भी चीजें लाना सिखाता हूँ। ठीक है? देखिए, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया और फाइंड, बिल्कुल एकदम सिंपल सीधा, फाइंड रेडियस ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 4x 6y 8z प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सॉरी, इस जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है बेटा, ये सीधा ये सर स्फेयर इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू प्लेन। इसका मतलब अब इन दोनों का अलग अलग कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब है, लेकिन फिलहाल मैं इस पूरी स्ट्रक्चर को एक सर्किल कहूंगा। और यदि मैं एक फिगर के थ्रू इसको दिखाना चाहूँ, तो वो ये है। एक प्लेन से मैंने इसको काटा है, वो ये है। और जो ये स्ट्रक्चर एक इक्वेशन को शो कर रहा है, वो बेटा बेसिकली ये है। और मुझे दो चीजें लाने के लिए कहा गया। मान लीजिए, एक तो इन्होंने कहा है कि चलो इसका सेंटर लाके दिखाओ जी सर्किल का। मान लीजिए वो ए बी और सी है,
और मुझे इसका रेडियस लाके दिखाओ, मान लो वो कैपिटल आर है। ये स्फेयर का मैटर है। स्फेयर को मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ बेटा। आई होप वेल कि आप समझ रहे होंगे मैं कैसे लाया हूँ। एंड रेडियस ऑफ स्फेयर आपको मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, 4 + 9 + 16 - 1 स्क्वायर रूट ऑफ 28। ये रेडियस ऑफ स्फेयर है। अब एक बात देखो, यदि मैं इसे यहां से मिला दूं ऐसे करके, तो ये ऐसे करके, मान लो ये O है, ये O डैश है, या ये A है, ये R हटा देता हूं, O डैश A। यहां पर O सेंटर ऑफ स्फेयर, O डैश सेंटर ऑफ सर्किल, OA रेडियस ऑफ स्फेयर, O डैश A रेडियस ऑफ सर्किल। ये स्मॉल r है फिलहाल, 2√7। ये कैपिटल R है, पता लगाना है। सेंटर ऑफ स्फेयर पता है, -2 3 -4। बेटा वो ऐसे ही लिखा रहा है -u -v -w से, हाफ एंड चेंज साइन, उस तरह से। सेंटर ऑफ सर्किल भी हमें पता लगाना है। तो आप मुझे बताओ, क्या मैं ओ डैश ला सकता हूँ? ओ डैश, ओ डैश के लिए आइडिया देंगे आप मुझे? ये प्लेन है x - y - z - 1 = 0। ओ डैश ये था बेटा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। तो ओ डैश लाने के लिए हम लोग कौन से फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं? मैं इनसेट में लिख रहा हूँ, ax1 by1 आपको याद आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय a² + b² + c²। तो ओ डैश मेरे पास है बेटा, लाके दिखाइए। -2 -3 +4 -1 एंड डिवाइडेड बाय a² 1² 1² 1²। तो ये हो गया हमारे पास 2/√3। अच्छा, ये राइट एंगल तो होना ही चाहिए अपना, ये बात तो तय है, सेंटर से परपेंडिकुलर तो है ही है। तो मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूँ। ओ डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA²। ओ डैश स्क्वायर हो गया 4/3, ये हमें लाना है, और ये स्क्वायर हो गया 28। तो ओ डैश ए आप समझ गए होंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 28 - 4/3। ये बेटा रेडियस ऑफ सर्किल लाने का मेथड है। मतलब जो आपने पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ले आए, और जो प्रोसेस है वो पूरा का पूरा समझ में आया, फिगर भी समझ में आई होगी, आई होप वेल। ये सर्किल है, ये मैंने प्रैक्टिकली भी आपको दिखाया कि एक बॉल को जब हम एक पत्ती से लेके, स्ट्रिप से लेके कट कर देंगे, तो जो कॉमन इंटरफेस बचेगा वो ये एक तरह का सर्किल बचेगा। और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए वो फिगर हमें मैसेज दे रही है। लेकिन अब बात आती है हाउ टू फाइंड सेंटर। तो मैं यहाँ थोड़ा सा कुछ लिखना चाहूंगा। आप देखिए, मैंने अभी अभी कुछ इमेज को लेकर बताया था, हाउ टू फाइंड इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। तो थोड़ा सा आप जरा प्रीवियस टू प्रीवियस में चले जाइए, जो आर्टिकल था। मेरे पास ये प्लेन है, इसका एक नॉर्मल भी रहा होगा, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज भी हैं आपके पास, 1 - 1 - 1। ये एन, इस पॉइंट को यूज कीजिए, इस नॉर्मल सॉरी डायरेक्शन रेशियो को यूज कीजिए, इस पॉइंट को यूज कीजिए, ओ डैश की इक्वेशन ले आइए। मतलब
इन ऑर्डर टू फाइंड, मैं यहां लिख देता हूं, इन ऑर्डर टू फाइंड coordinate of O dash, we should use method to find foot point of a point foot point of perpendicular, sorry, drawn from a point to the plane, that is image method. ये है बेटा। तो हम लोग इस लाइन की इक्वेशन लाते थे, फिर वहां से एक जनरल पॉइंट लाते थे, उस पॉइंट को जब हम लोग प्लेन में रखेंगे तो ये पॉइंट मिलता था, उससे आगे का प्रोसेस मत करो, वो इमेज का था। मिड पॉइंट के बाद जो हम करते थे, मिड पॉइंट के साथ जो करते थे, वो इमेज लाने का था। बस वहां फुट पॉइंट तक रोक दो इसको, तो आपको ये सेंटर भी मिल जाएगा। समझ में आई बेटा बात? है ना? एक बार अच्छे से पहले कॉम्पैक्ट कर लो उसको कि हम लोग इमेज में क्या मेथड यूज करते थे। प्लेन के नॉर्मल की हेल्प से, इसके डायरेक्शन रेशियो की हेल्प से और इस पासिंग पॉइंट की हेल्प से हम एक इक्वेशन लिख लेते हैं, जो कि फिलहाल क्या लिखी जाएगी, x माइनस माइनस प्लस 2 ओवर 1, है ना? मुझे बताया करो देखो, जिससे कि मुझे लगे कि हाँ आपको बातें क्लियर भी हो रही हैं। z प्लस 4 ओवर माइनस 1, ये इक्वेशन आ जाएगी। फिर इसमें आप t या k जो मानना चाहें, x y z के वैल्यूज आ जाएंगे, फिर उन वैल्यूज को बस यहाँ रख दीजिए, t आ जाएगा, फिर पॉइंट वापस रख दीजिए, ABC आ जाएगा बेटा। तो इस तरह से हम लोग 3D में दिए हुए किसी भी स्फेयर का एनालिसिस कर सकते हैं। उसको लेकर हम लोग इमेज वाले मेथड को यूज करके उसका सेंटर और बाकी सिंपल पाइथागोरस यूज करके हम उसका रेडियस ला सकते हैं। और वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया ही कि यदि ये ग्रेट सर्किल है तो जो सेंटर आपका स्फीयर का होगा वही सेंटर आपका सर्किल का भी हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन किसी को? समझ में आ रहा है बेटा? नो किसके लिए है? समझ में आने के लिए है, कंफ्यूजन के लिए है? समझ में आ गया है? वेरी गुड वेरी गुड सर, आगे समझ में। चलिए, बहुत अच्छा बेटा, गुड। चलिए, तो इसमें ना एक छोटा सा पॉइंट और है, फिर हमारी थ्योरी एंड हो जाएगी। मैं नेक्स्ट शीट पे मूव कर रहा हूँ बेटा। एक इस पे है टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, to find equation of tangent plane of the sphere। तो ये भी हम लोग 11th से ही स्विच करेंगे। मैं फिर से आपको इनसेट में एक बात बताना चाहूंगा, ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशन थे बेटा, ये आपने सर्टेनली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे, x प्लस एक्स डैश ओवर 2। आप सभी 2 ईयर के बच्चे हो ना, 2 ईयर कोर्स के? यस सर। या 1 ईयर के हो? तो ये वाली दो चीजें बच्चे आपके सामने आई होंगी। अच्छा, तो 11th का तो हो ही गया ना अपना पूरा, या वो बचा सर। है वो अभी आपका? लॉजिक वाला जो वो थोड़ा रिवाइज करा दीजिएगा। मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स। हाँ वो मैं करा दूंगा बेटा। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको याद आ रही है? जरा मुझे बताओगे किसके लिए होते थे आपके पास? ये ट्रांसफॉर्मेशंस होते थे टू फाइंड इक्वेशन ऑफ tangent हाँ टू tangent फाइंड chord with one midpoint or pair of tangent। हाँ
मतलब पेयर ऑफ टेंजेंट है, टेंजेंट मिड पॉइंट है, उन सब में हम ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते थे। लेकिन पर्टिकुलरली यदि कोई मुझसे पूछे सिर्फ इनको पूछने के लिए, तो हम कहेंगे कि टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व f of x y comma 0 at a point x1 comma y1। तो ऐसे ही बेटा यहां पर भी होगा। मान लो स्फेयर मेरे पास इस तरह से है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2, आई एम सॉरी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2ux 2vy 2wz प्लस डी इक्वल 0। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, अब देखो हम टेंजेंट लाइन नहीं करें बेटा, क्योंकि सर्किल की जो टेंजेंट होती है वो तो एक स्ट्रेट लाइन हो सकती है, लेकिन जो स्फीयर का टेंजेंट होगा ना वो एक प्लेन होगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू अबव स्फीयर एट अ पॉइंट x1 y1 z1 इज गिवन बाय, ये ट्रांसफॉर्मेशन सारे यूज कर लो बेटा। तो टेंजेंट प्लेन आप लिखेंगे x x1 y y1 z z1 2u x प्लस x1/2। मतलब जेड स्क्वायर को आप ऐसे कन्वर्ट करोगे जैसे इनको कर रहे हैं, ये 2D के थे ना इसलिए मैंने जेड लिखा नहीं था। 2v y प्लस y1/2 2w z प्लस z1/2 एंड प्लस डी इज इक्वल टू 0। सिंपल, इसमें हमें कोई रिसर्च नहीं करनी, सिर्फ हमें ये आना चाहिए कि भाई एक हमें कर्व दे रखा हो और वो भी स्फेयर ही होगा, और हमें उस पर एक पॉइंट भी गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट हमने आपको लिखे हैं x1 y1 z1, और हमसे पूछ लिया जाए कि भाई एक टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन लाइए, तो कोई हमें बहुत बड़ी बात नहीं करनी, फटाक से हम ये देखेंगे और कर लेंगे। बस इसमें थोड़ा सा मतलब क्विक करने के लिए कई बार ना ये लोग इक्वेशन को ऐसे लिख देते हैं x माइनस एच होल स्क्वायर। तो जैसे मान लो मैं एक्स स्क्वायर को एक्स x1 में चेंज कर रहा हूँ रिगार्डिंग रिगार्डिंग दिस पॉइंट, तो मैं एक ही के थ्रू समझा रहा हूँ। तो x माइनस एच स्क्वायर को जो मैं करूंगा ना वो इस तरह से करूंगा, x माइनस एच और x1 माइनस एच। मतलब आप देख रहे हो ना जैसे ये शिफ्ट हो रहा है h पर x माइनस एच, वही यहाँ भी अब चेंज देखो आप, वो तो अपनी जगह है ही है। तो x भी शिफ्ट हो गया x माइनस एच पर और x1 भी शिफ्ट हो गया x1 माइनस एच पर। ये है बेटा, समझ में आ रही है बात? इतना यस। काम आप कर लेना है ना। मालूम मैं इसी को देखो करके भी दिखाता हूँ आपको। एक आई मीन क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे x माइनस 1 होल स्क्वायर y माइनस 3 होल स्क्वायर z माइनस 5 होल स्क्वायर एट अ पॉइंट 1 2 3। मैंने पता है क्यों नहीं लिखा, मुझे पॉइंट डिजाइन करना था। अब मुझे ऐसा पॉइंट चाहिए था जो स्फेयर पे लाई करे, तो 1 पे 0, 2 पे 1 और 3 4। अब मुझे यहाँ 5 लिखना होगा, तभी तो ये पॉइंट जा पाएगा बेटा यहाँ पे, वो स्फेयर पे होना चाहिए पॉइंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन क्या हो जाएगी, वो हो जाएगा x माइनस 1 1 माइनस 1। मैं देखो थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा, y माइनस 3 2 माइनस 3 z माइनस 5 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देखो मैंने क्या कहा था, x माइनस एच स्क्वेयर को x माइनस एच मतलब जैसा है वैसा तो कॉपी करना है, स्क्वायर वाला हटाना है, और फिर x की जगह पर x1 रखना है 1 माइनस ऐसे करके, फिर तो खत्म ही हो गया। अब यहाँ -1, तो -1 प्लस 3, उसके बाद में -2z और प्लस, तो ये y प्लस 2z -13 इज इक्वल टू 0। ये हमारा रिक्वायर्ड प्लेन होगा बेटा। देख लीजिए अच्छे से, समझ लीजिए, इसको पढ़ लीजिए।
स्फीयर में बस इतना ही था, ज्यादा कुछ नहीं है। हमें बस ये आना चाहिए इस तरह से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप अच्छे से इसको याद कर सकते हो, सीख सकते हो। और ये जो बेटा ट्रांसफॉर्मेशंस थे, इसमें मुझे मुझे लगता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यदि थोड़ा सा भी आपको लगे कि कोई टॉपिक आपको रिवीजन की नीड है, तो वो मुझे बेटा जरूर बताना है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये हमारे सिलेक्शन को आसान भी बनाती है और डिफिकल्ट भी बनाती है। तो ये जरूर याद रखें, हमें आता है तो आसान बना देगा, नहीं आता है तो डिफिकल्ट भी बना देगा, क्योंकि हम इसको छोड़ना या इसको मतलब कम तैयार करना अफोर्ड नहीं कर सकते कंपटीशन में आने के लिए। ठीक है ना? यस सर। तो चलिए बेटा, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लेना चाहेंगे आपकी बुक से, और जो आर्काइव है पहले मैं उसी पर से कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ। नेक्स्ट सीट पर हम लोग मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन में ले रहा हूँ बेटा, ये पेज नंबर 36 पर है, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी बुक का, और ये 2017 में आया भी है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू पॉइंट 111 and perpendicular to the planes 2x plus y minus 2z is equals to 5, 3x minus 6y minus 2z is equals to 7। जो हमें प्लेन चाहिए वो इस पॉइंट से जाता है और परपेंडिकुलर है इन प्लेन्स पर। जब दो प्लेन परपेंडिकुलर होंगे तो उनके नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होंगे भाई। ये मान लो n1 है और ये n2 है, ये प्लेन 1 था और ये प्लेन 2 है, यदि ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा। क्यों, क्या कहते हो? यस। तो प्लेन जो रिक्वायर्ड प्लेन है उसके डायरेक्शन रेशियोज हम लोग ए वगैरह ले लेते हैं, ये हमने फॉर्मूला बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। अभी मैं इसका क्विक यूज भी आपसे डिस्कस करूंगा। 1 पॉइंट पासिंग है ना, 1 1 1 से पास होने वाला प्लेन। अब ये प्लेन इन दोनों पर इंडिविजुअली परपेंडिकुलर है, तो a इंटू 2, b इंटू 1, c इंटू -2। क्योंकि आप देख रहे हो जहां माइनस होता है मैं ब्रैकेट जरूर लेता हूँ। a इंटू 3, b इंटू -6, c इंटू -2 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसे सॉल्व ऐसे नहीं करना चाहूंगा, किससे? डिटरमिनेंट से। और अब तो हमने ये लिख के दिखाया या आपने भी लिख के देखा, हमें आगे से नहीं करना है, हमें सीधे करना है काम। पहली रो इस पासिंग पॉइंट से बन जाती है, और यदि परपेंडिकुलरिटी विद प्लेन्स है तो मैं क्यों इतना टाइम खराब करूंगा, सीधे इक्वेशन पे जाऊंगा ना ऐसे करके। तो x -1 -2 -12 -14 हो गया, माइनस ऑफ y -1 -2 माइनस माइनस नहीं -4 +6, यहाँ 2 हो गया, z -1 -12 माइनस दिस -15 इज इक्वल टू 0। तो -14x + 14 -2y + 2 15z + 15 इज इक्वल टू 0। माइनस की मल्टीप्लाई कर लो, 14x 2y 15z, और कितना हो गया 31। इस तरह से आ जाएगा। बताओ 2017 में आया, कैसा है क्वेश्चन? जो हमने आपको सारी चीजें समझाई थी उन्हीं पर है ना बेटा? यस सर। हाँ, तो बिल्कुल। अब हमें क्वेश्चन पढ़ा हमने, एडवांस का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एकदम ये पॉइंट पढ़ेंगे, परपेंडिकुलरिटी, ये फिगर दिमाग में आएगा, फटाक से यहाँ पर चले जाएंगे।
और तुरंत हम लोग इसको एक्सपैंड करके कर लेंगे। एक मैं आपसे ये एडवाइस करूंगा, जैसे हम लोग यहाँ माइनस यूज करते हैं, कई बार यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं, आप तीनों प्लस रखिए, इसको घुमा लीजिए बस। जैसे हम जब इसको करेंगे तो दिस इंटू दिस ना करके दिस इंटू दिस कर लीजिए, लेकिन जैसे आपको अच्छा लगे, इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बेटा आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम आ रही है मुझे बताइए। एक क्वेश्चन हम इसी सीट पर और करना चाहेंगे, सेकेंड ही ले लेते हैं, वो 2016 में आया है। अच्छा, आपको ये बात समझ में आ रही है ना मैंने क्यों ले लिए, ये जो सेकंड और थर्ड कंडीशन थे, बताओ बेटा। सेकंड और थर्ड कंडीशन परपेंडिकुलरिटी थी ना, इसलिए ये देखो, ये मान लो रिक्वायर्ड प्लेन है और ये हमारा दूसरा प्लेन है, इसको पी ले लेता हूँ, एक मिनट, P2 ऐसे करके। चलिए, अब सेकंड क्वेश्चन में वो क्या कहता है कि लेट P be the image of 317 in the plane x minus y plus z is equals to 3। अब वो कहता है इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू P and containing the line x over 1 y upon 2 and z upon 1। हेलो यस बेटा, कुछ स्क्रीन हिल गई। बेटा आप मुझे सुन पा रहे हो? यस सर। यस सर। ओके, थोड़ा प्रॉब्लम हुई, पता नहीं कैसे। हाँ, मैं दूसरी सीट पर करता हूँ बेटा, वो सीट चली गई। क्वेश्चन नंबर 2, अब वो ये कह रहा है कि भाई, स्क्रीन देख रहे हो ना? यस सर। देखिए, P be the image of 317 in the plane x minus y plus z। अब वो कहता है इक्वेशन ऑफ प्लेन लाइए थ्रू P and having the line x over 1 y over 2 and z over 1। देखो, इन्होंने दो यहाँ पर हमसे वर्क पूछ लिया है, मतलब P be the image of this in plane। तो एक तो काम हमें पूरा का पूरा ये दे दिया इन्होंने। अब हम करें क्या फिर इसके लिए, तो थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा ना। तो वो लाइन जो निकालते थे ना हम लोग, वो फटाक से हम लोग अप्रोच कर लेंगे। पॉइंट ये वाले होते थे, डायरेक्शन रेशो ये वाले होते थे, y माइनस वन ओवर माइनस वन। उसके बाद हम अपना टाइम सेव करेंगे। अब हम लोग पॉइंट भी लाएंगे हाथों हाथ और इस प्लेन में भी रखेंगे। अब तुम मुझे बताओ जरा कैसे कैसे कर रहे हैं हम सारा काम।
मुझे बताओ बेटा ये मैंने कैसे किया होगा। यहाँ एक पॉइंट हमने लिखा, उससे ये जनरल पॉइंट भी आ गए थे। कीप इन माइंड के वो क्या रहे होंगे, t+3 माइनस t+1 एंड t+7, एंड simultaneously put these points in the equation of plane। तो उससे फायदा क्या होगा, अब 3t हो गया, उसके बाद +9 हो गया, एज आई थिंक 7 एंड सही है। अब 3t इज इक्वल्स टू -6 एंड t इज इक्वल्स टू -2 हो गया। तो जो पॉइंट है, जो फुट पॉइंट रहा होगा, जिसे हम लोग r कहते थे वहां पर, वो कोऑर्डिनेट में लिखने जा रहा हूँ बेटा। देखो मैं रफ कर रहा हूँ थोड़ा सॉल्यूशन, आप ध्यान रखना। -2 करोगे तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ -2 करोगे 3 हो जाएगा, यहाँ -2 करोगे 5 हो जाएगा। और अब मैं इमेज लिखने जा रहा हूँ, पी के कोऑर्डिनेट लिखने जा रहा हूँ, और आप मुझे बताओ मैंने क्या कहा था। इसमें 2 की मल्टीप्लाई करो और जिस पॉइंट का इमेज निकाल रहे थे उनको सब्ट्रैक्ट करो। तो -1, 3 2 6 -1 5, और 5 2 10 माइनस। तो हम लोग देखो पी को जल्दी पहुंच गए। मैं यदि मैं समझा नहीं रहा होता तो और जल्दी पहुंच सकता था, लेकिन आप भी इतनी जल्दी पहुंचिए और इससे भी जल्दी का प्रयास करिए, आप कर लेंगे, आई नो इट वेल। अब इमेज आ गया। अब वो कहता है कि भाई अब जो हमें लाइन चाहिए वो एक तो इस पॉइंट के थ्रू है, प्लेन जो चाहिए वो इस पॉइंट के थ्रू है। तो मैं अब कुछ नहीं करूंगा, मैं सीधे करूंगा इस बार क्वेश्चन बेटा। पहली रो बना रहा हूँ x+1 y-5 z-3। अब वो प्लेन इस लाइन को हैव करता है, मतलब इस लाइन को कंटेन करता है। तो उस प्लेन के जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो इससे परपेंडिकुलरली शो करेंगे। तो 1 2 1 ये रो भी बन गई मेरे पास। लेकिन अब थर्ड कहाँ से लाऊं यार, ये समझाओ। थर्ड लाने के लिए मुझे बहुत कुछ करना नहीं पड़ेगा। जब ये लाइन कंप्लीटली उस रिक्वायर्ड प्लेन के अंदर है, तो ये लाइन जिस पॉइंट से पास करती है वो पॉइंट भी तो बेटा इसी प्लेन में होना चाहिए, बताओ। और ये लाइन कहाँ से पास कर रही है, मैं इसको कंपेयर करूंगा तो किससे करूंगा, x माइनस x1 ओवर a, y माइनस y1 ओवर b, इससे कंपेयर करूंगा। तो मुझे पासिंग पॉइंट क्लियरली विजिबल है 0 0 0, और वो 0 0 इस प्लेन में रखे जा सकते हैं। तो यहाँ 1 -5 -3 और इज इक्वल टू 0। अब देखिए धीरे धीरे मैं अपने आंसर पर पहुंच रहा हूँ। -6 + 5, फिर -y-5, -3 -1 -4। अब हम अलग अलग नहीं लिखेंगे, मतलब हम बिल्कुल एकदम इसे एग्जाम मोड में करना चाह रहे हैं। तो अब ये -x और माइनस माइनस +4y और -5z। आप चाहें तो इससे भी आंसर मिला सकते हैं। और ओ सॉरी -7z। मैं ही कह रहा था आपसे, मैंने फॉलो नहीं किया वो रूल। -1 -20 और +21। तो x -4y +7z इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें हमने टाइम कहाँ सेव किया, अपने इस प्रोसेस को क्विकली अप्लाई करके। क्योंकि हम अच्छे से जानते थे जिस पॉइंट का इमेज लाना होता है उसको पासिंग पॉइंट बनाते हैं, डायरेक्शन रेशियो प्लेन से ले लेते हैं और फटाक से लाइन लिखते हैं। पॉइंट एज्यूम करते हैं, उस पॉइंट को प्लेन में रखते हैं, अननोन वैल्यू आ जाता है, उसको वापस पॉइंट में रखते हैं, फुट पॉइंट आ जाता है। ट्वाइस ऑफ दिस माइनस गिवन पॉइंट करेंगे तो इमेज पॉइंट आ जाता है। बस यहाँ तक की थ्योरी तो यहाँ तक हो गई, ये वाला ये यहाँ खत्म हो गया क्वेश्चन। अब वो कहता है इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू पी। अब ये दूसरा क्वेश्चन शुरू हो गया। ये रहा पॉइंट, तो पहली रो फटाक से बना लिया। ये लाइन को कंटेन करता है तो इससे परपेंडिकुलरिटी शो करेगा, दूसरा रो बन गया। लेकिन तीसरे में इन्होंने हमें घुमा दिया। जनरली मैंने जो क्वेश्चन बताए थे उसमें या तो 2 लाइन दे रहा था वो, या 2 पॉइंट दे रहा था। अब मैं तीसरा पॉइंट कहाँ से लाऊं भाई, तीसरी रो कैसे बनाऊं। तो पकड़ लो इसको कि ये जो लाइन है ना एक पॉइंट से भी पास कर रही है, और उस पॉइंट को आप यदि इसमें रख दोगे तो हमें सिंपल थर्ड रो मिल जाएगी, और इसको आप सॉल्व कर लीजिए। बताओ बेटा समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। ये है बेटा।
तो समझ लीजिए इसको, और फिर हम लोग और क्वेश्चंस आगे करते हैं। इसके बाद हम लोग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। थोड़ा सा मैं अपनी सेटिंग कर लूं। हमें बड़े से जानवर का एक पैर दिखा है, तो दैट इज एन टाइप ऑफ प्रिंट फॉसिल। उसमें कंप्लीट एनिमल नहीं मिलेगा, उससे कई प्रिंट फॉसिल का एग्जांपल है। एक मिनट, नेक्स्ट स्लाइड क्यों नहीं आ रही है? वो एक टाइप है जिसमें हम प्रिंट फॉसिल के बारे में बात करते हैं, ठीक है? ऐसे सेवरल टाइप्स होते हैं। मोस्ट कॉमन जो है पेट्रिफाइड, राइट? तो इनकी हम स्टडी करते हैं, ठीक है? अच्छा, डेटिंग बोलते हैं उसको। करने वाले इलेक्ट्रिसिटी में सीपीबी 05 और इसमें जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। और जैसा कि मैं नेक्स्ट स्लाइड पर नहीं जा पा रहा हूँ, पता नहीं क्या हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख पाए वो यूनिट ऑफ यानी कि चार ऑप्शन आपको यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इनमें से किसको है आप सबसे पहले हमें समझना होगा फॉर्मूला क्या है, कौन से फॉर्मूले को फॉलो करना है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव नहीं कर पा रहा हूँ, तो बंद कर। हीटिंग का मतलब क्या होता है? अगर मैं यहां से देखूं तो 1 वॉट डिटर्मिनेशन इक्वल होता है हीटिंग से ईच का। ये कैसे बदला बेटा? ये जो वर्बल पीरियड जो कार्बन बेसिस पे यूज किया जाता है, C40 होगा, टाइम 1 सेकंड होगा, पावर होगा, या तो 1 वॉट से पावर मैं नहीं मिलेगा आपसे ये इंटरफेस हो रही है। अच्छा, अब स्लाइड ऐड करनी है इसमें? हाँ, नेक्स्ट पे जाना है ना। अचानक से कुछ हुआ था, फिर कितनी सीट लिख दी अब तक आपने? 10 लिख लो, बस 10 नहीं, 2 लिख दो। उसमें जो पहले लिखी थी वो तो काफी सारी थी, वो तो होंगी ना इसमें सब। हाँ हाँ, वो सारी पहले 35-40 थी। हाँ, लगभग इतनी थी। अभी तो बस थोड़ी सी, क्योंकि अब तो खत्म ही करने वाले हैं, 2 सीट में काम चलता है। इस तरीके से क्वेश्चन का ऑप्शन है इसका करेक्ट है। चलिए लेकर चलते हैं एनालॉजी जानते हैं, नंबर 2 सभी जानते हैं which use more energy but एम्पलीफायर सेट मतलब इस 1 hour और 1200 watt toaster in 10 स्टडी ऑफ यानी कि 2 चीजें हमारे पास है, जो बेसिक स्टेज हो गई है जिसमें पहला है देखा भी है कहां पे टीवी सेट। अच्छा मुझे तो पहले और एक डेवलपमेंट की तो बॉस मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हो गया जैसी अपेयर होती है, सिमिलर होती है,
शुरुआती स्टेजेस में टीवी सेट की बात करते हैं, बाकी तो की बात करते हैं, टीवी सेट की बात करते हैं, यहाँ पर जो पावर हमें दे रखी है वो कितने दे रखी है, 3 वॉट। जैसे जैसे उसकी अलग स्टेज आती है, फर्दर अगर हमें उसमें वॉट चेंजेस। हेलो स्टूडेंट, सुन पा रहे हैं आप मुझे? यस सर। बच्चे तो सुन रहे हैं। हमारे कई इंस्टीट्यूट्स हैं प्राइवेट्स के, जैसे कई लीवर या प्रोविंशियल बात क्या आपका टीवी सेट कईयों को हमारा टीवी सेट वो चाहिए करते हो कि कुछ कलर ऑफ प्राइवेटा का ये हमें दिया हुआ बना प्राइवेसी तो है तो आप 1 आवर तक ऑन कर सकते हो, ठीक है ना। आपको प्राइवेटा के अंदर आते हैं और प्राइवेट एनर्जी का फार्मूला है और क्लास में भी इलेक्ट्रिक एनर्जी क्लास इसका फार्मूला होता है बेटा मैं भी लिया हूं बेटा मैं 1 सी क्लास इसमें पी का पावर के आपके 0.25 क्लास में भी और टाइम कितना आपका 1 आवर। इन सब पर लिखा था। इसमें क्या उड़ा क्या रह गया? ये किसी को तो बस कोई दिक्कत नहीं। ऐसा माना जाता है कि जो कई ओल्ड और इसके लिए जो टाइम दे रखा है ओल्ड वर्ड मंथली से 10 मिनट्स के लिए वर्किंग अब आ जाएगी। हमने उसका यूज किया तो इसको 8 मिनट तक करेंगे। उनके साथ-साथ डिवाइड सिस्टम टाइप माना जाता है, डिवाइड करेंगे तो ये 8 मिनट और ईच जो टाइम सिमिलैरिटीज इसके बाद एनर्जी निकाल लेंगे। हाँ बेटा, वी आर बैक नाउ। पता नहीं कुछ हो गया था सेट में। अभी आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? यस सर। देखिए, तो हम लोग बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। वो कहते हैं परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट्स ऑन द लाइन। एक लाइन इन्होंने दिया हुआ है, 2013 में आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। y + 1 - 1 z/3। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं और उनसे हम परपेंडिकुलर ड्रॉन कर रहे हैं एक प्लेन में। x + 5y + z = 3। तो फीट ऑफ परपेंडिकुलर लाइज ऑन द लाइन, मतलब एक तरह से ये प्लेन है आपका। अब यहां से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे करके। तो फर्दर बेटा होगा क्या कि ये भी एक लाइन में लाई कर रहे हैं ऐसे करके। उसकी इक्वेशन हमें लानी है। तो क्या आइडिया है हमारे पास इसको लेकर? हम लोग फिर से वहां पर टी मानेंगे, एक रैंडम पॉइंट एज्यूम कर लेंगे, 2t - 2 - t - 1 और 3t। प्लेन हमारे पास नोन है। अब एक वेरिएबल लाइन फिर से लेंगे जो मान लो पी ए, इक्वेशन ऑफ पी ए यदि मैं आपसे कहूं तो ये पॉइंट के थ्रू है x - 2t - 2 ओवर 1 में कहां से लाया हूं? देखो ये रहा भाई, इसका नॉर्मल तो यही होगा ना, और नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज 151 होंगे। y - t - 1 ओवर 5 और z - 3t ओवर 1। यहाँ फिर से k लेना पड़ेगा हमें, और अब जो पॉइंट आएंगे वो आएंगे k + 2t - 2, उसके बाद में 5k प्लस -1 - t और k + 3t। और ये पॉइंट लाई करेंगे इस प्लेन में, जो कि क्या इक्वेशन है? x + 5y + z = 3। रख दीजिए। और प्लस
k plus 3t और is equals to 3। तो अब आप ना k के कोफिशिएंट तो अलग कर लो। अब यहां से हमें एक्चुअली करना क्या है कि जो वैल्यूज हैं जैसे 1, 25, 26, 27 की हो जाएगा, फिर t के कोफिशिएंट अलग कर लो, कांस्टेंट अलग कर लो, तो k और t का रेशियो ले आओ यहीं से, मतलब k और t की वैल्यू ले आओ, और k और t की वैल्यू के बाद अच्छा हमें लाना रेशियो ये है। अब एक वेरिएबल पॉइंट और मानना पड़ेगा। वेरिएबल पॉइंट जैसे मान लीजिए x1, y1, z1 करेगा तो वो इस प्लेन को लाई, और इस प्लेन से हम लोग फिर k और t की रेशियो की कंपैरिजन करेंगे, और कंपैरिजन करने के बाद किसी एक को एलिमिनेट करेंगे, मतलब इस फॉर्मेट में लिखेंगे p1 प्लस लैम्डा, यहाँ लैम्डा की वैल्यू क्या होगी लाइक k अपॉन t, p2 इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा लेंदी चला गया है मेथड, मैं एक दूसरा भी शॉर्ट भी देखूंगा इसका कोई। p1 प्लस लैम्डा p2 इज इक्वल्स टू 0, फिर यहाँ पर ये भी लोकस में चला जाएगा और ये भी लोकस में चला जाएगा। लेकिन थोड़ा बड़ा है ये क्वेश्चन, इस तरह से देखा जाए हम लोग सोचेंगे कि कुछ आसान मिले इसके लिए, तो वो ज़्यादा अच्छा है। और आसान मिले इसके लिए मैं आपको थोड़ा वेरिफिकेशनल मेथड में ले जाना चाहूंगा बेटा। ये कंप्लीटली जो लाइन है मेरे पास, इस मेथड को मत देखना, आप कॉपी मत करना इसको, क्योंकि बहुत लेंदी चला गया। बजाय हम लोग वेरिएबल पॉइंट मानने के, हम लोग जो नोन पॉइंट है उसी पर जज कर लेते हैं, ऐसा कर लो। मतलब वेरिफिकेशनल बहुत ही अच्छा मेथड है। -2, -1, 0, ये कहाँ से लाया मैं पॉइंट, यहाँ से देखो, ये यहाँ से लाया, और इसका इमेज इस प्लेन में ले आओ, जो कि आप बहुत जल्दी से ले आते हो, और वो जो इमेज आएगा वो इमेज इन चारों में से किसी एक पर ही लाई करेगा, सब पर लाई नहीं कर सकता, वही आंसर हो जाएगा। अच्छा आप कहोगे नहीं 2 आ गए जी आंसर पर, फिर यूनिकनेस कैसे हम लोग देखेंगे। उन दोनों में से जो पासिंग पॉइंट है लाइंस के, वो पासिंग पॉइंट किसमें लाई करना चाहिए, वो जो सॉरी जो उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं, वो प्लेन के डायरेक्शन रेशियो से जो भी परपेंडिकुलरिटी शो कर रहा होगा वही आंसर हो जाएगा बेटा। तो बजाय इस मेथड में जाने के आप वेरिफिकेशनल पे चलो। मैं फिर से एक बार सिंक्रोनाइज करता हूँ। नोन पॉइंट का इमेज लाइए, उस इमेज को चारों ऑप्शंस में से रख के देखिए कि वो किसको सेटिस्फाई करते हैं। किसी एक को करते हैं तो दैट इज आंसर, लेकिन किन्हीं 2 को करते हैं या 3 को करते हैं तो आप फिर उनके डायरेक्शन रेशियोज की परपेंडिकुलरिटी इस प्लेन से चेक कर लीजिए, क्योंकि जब वो लाइन इस प्लेन में लाई करती है तो परपेंडिकुलर बनेगी इस नॉर्मल से, और नॉर्मल से परपेंडिकुलर बनेगी तो भाई हम पहचान जाएंगे उसको ये कौन सी है। ये काम सभी नहीं कर सकते, ये बात आप ध्यान रखें। मतलब जो सारे ऑप्शंस जो ठीक दिखा रहे थे, मान लो 3 दिखा रहे थे, तो वो तीनों नहीं कर सकते। तो बजाय इसमें, क्योंकि हम लोग कई बार अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग भी मेथड चूज कर लेते हैं, वेरिफिकेशनल में इसमें आपको सजेस्ट करूंगा, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये बहुत लेंदी मेथड हो जाएगा। 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है जेई में एडवांस में। समझ में आया बेटा जो प्रोसेस मैंने बताया आपको? क्लैरिटी है इसको लेकर? बताइए बेटा। इस मेथड को समझिए अच्छे से, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। और बेटा हम लोग आज की क्लास यहीं पर स्टॉप करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम पहले इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे या बाद में कर लेंगे। हम लोग प्रोबेबिलिटी पर भी जा सकते, नहीं पहले ही करेंगे क्वेश्चन, और सेकंड हाफ में जो क्लास होगी उसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी शुरू करेंगे। तो आप अपने डाउट्स भी उस दिन पूछ सकते हैं, और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी आप लोग चाहे लिख लीजिए, उस पर आप अपना क्वेश्चन ले सकते हैं। ठीक है, और यदि आप मुझे पहले अपना क्वेश्चन भेज देंगे तो मैं उनका सॉल्यूशन आपको उस दिन बता दूंगा। ठीक है बेटा, ओके, नाउ वी आर लीविंग, थैंक यू, गुड नाइट।